प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम में हम पिछले व्याख्यान से छायावाद पर चर्चा कर रहे थे। आज इसी क्रम में छायावाद के जो प्रमुख कवि और रचनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले 2 व्याख्यानों में आपने छायावाद की युगीन परिस्थितियां, छायावाद के नामकरण, अर्थ और स्वरूप पर चर्चा की थी। छायावाद के कवियों के बारे में 2 पद प्रचलित हैं जिनको आप अंग्रेजी में टर्म कह सकते हैं। पहली जो टर्म है वो है छायावाद की बृहत्त्रयी। आपने नाम सुना होगा। इस बृहत्त्रयी में 3 कवि शामिल हैं, प्रसाद, पंत और निराला। दूसरी जो टर्म है वो है छायावाद चतुष्टयी। इसमें महादेवी वर्मा को और सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि छायावाद के 4 प्रतिनिधि कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। हम इन कवियों और इनकी रचनाओं पर आज एक संक्षिप्त परिचय जानने की कोशिश करेंगे और एक आइडिया भी हमें मिलेगा कि छायावादी कवियों का विकास क्रम किस तरह से हुआ और कैसे उनकी रचनाएं सामने आई, किस तरह से, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख रचनाएं रही। कालक्रम की दृष्टि से देखें तो जयशंकर प्रसाद सबसे पहले आते हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में होता है और उनका देह अवसान 1937 ईस्वी में। प्रसाद की गृहस्थी और प्रसाद का परिवार के एक तरह से संरक्षक थे। कुछ व्यवधान बीच में आए, इनको कष्ट भी उठाने पड़े, लेकिन इनकी साहित्य साधना निरंतर जारी रही। अधिक पढ़ लिख नहीं सके ये परिवार की दायित्वों के कारण। उस साहित्य साधना में इन्होंने अपनी जो चिंतन धारा है, इनका जो दर्शन है, उसको समाहित करने की पूरी कोशिश की है। इनकी कविताएं इंदु, इनकी एक पत्र का प्रकाशन करते थे जिसमें इनकी कविताएं छपती रहती थी। प्रारंभिक कविताओं के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि वो छायावादी कविताएं हैं या नहीं हैं, उसके बारे में लोगों में मतभेद हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक कविताओं को इन्होंने चित्राधार नामक काव्य संग्रह में संकलित किया, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। छायावाद की अगर इनमें कोई कविताएं हैं भी तो वो बहुत ही प्रारंभिक स्तर की हैं। उनसे हम प्रसाद के कवि व्यक्तित्व का, खासकर छायावादी कवि के रूप में उनके व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनका उल्लेख मैं करना चाहूँगा, जैसे महाराणा का महत्व है, प्रेम पथिक है। इस तरह की जो कविताएं हैं वो इस चित्राधार में हैं। यह तो हम पहले देख चुके हैं कि स्वच्छंदता, व्यक्ति स्वातंत्र्य जिसका एक पहला गुण था, आत्म अभिव्यंजन कि कवि या व्यक्ति को अपनी अपनी संवेदनाओं और अनुभूतियों को भी काव्य में स्थान मिलना चाहिए, साहित्य में स्थान मिलना चाहिए। छायावाद ये सब चीज़ लेकर आया। सौंदर्य के कवि थे ये। प्रेम का चित्रण इन्होंने किया, प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण इन्होंने किया। नई शैली में इन्होंने अपने इन भावों को बांधा। तो ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं। तो चित्राधार के बाद वास्तव में जो छायावादी कविताओं का इनका संग्रह माना जाता है वो है झरना। तो एक तरह से कहें कि छायावादी कविताओं का प्रारंभ प्रसाद की झरना कविता से होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और झरना का प्रकाशन है 1918 में। फिर इसका परिवर्धित जो संस्करण है वो 1927 में प्रकाशित होता है। तो पहला जो संस्करण है झरना का वो 1918 में प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद इनका एक प्रसिद्ध काव्य है, आप उसका नाम जानते हैं, आंसू। एक विरह काव्य है। व्यक्ति वेदना, व्यक्ति के अपने जो दुख हैं वो दुख इसमें उभर कर आया है। अपनी प्रणय वेदना को उन्होंने इसमें वाणी दी है। आंसू को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला निजी दुख जिसमें व्यक्त हुआ है वो है, और उसके बाद वह जो दुख है वो विश्व मानवता का दुख बन जाता है और एक तरह से लोक मंगल से वह जुड़ जाता है। तो
यह एक इनकी मैं कहता हूँ सभी छायावादी कवियों की एक बड़ी विशेषता रही है कि ये निजी अनुभूतियों को युगीन परिस्थितियों से जोड़ते हुए विश्व कल्याण, मानव कल्याण की भावना से उसको संयुक्त कर देते हैं। यह इनकी एक बड़ी सृजनात्मक शक्ति रही है। तो आंसू भी कुछ ऐसा एक काव्य है, दुख का इसमें उल्लेख है। सभी छायावादी कवि कहीं न कहीं दुख को अपना एक हिस्सा मानते हैं, और यह दुख परिस्थितिजन्य तो है ही है, तत्कालीन परिस्थितियों से भी उपजा हुआ है। आपने कामायनी में ध्यान दिया होगा कि जिस तरह की यांत्रिकता और बौद्धिकवाद के खिलाफ एक जकड़न थी, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया सी आती है कि व्यक्ति का सुख छिन गया है, व्यक्ति अस्त व्यस्त हो गया है, विचलित हो गया है। उसके शमन के लिए प्रसाद जी कुछ उपाय लेकर आते हैं। समरस जड़िया चेतन, समरसता का जो संदेश है वो कामायनी का संदेश है, और उसके साथ ही वो अपना एक दर्शन, जिसको शैव दर्शन बोलते हैं, उसके आनंदवाद की प्रतिष्ठा उन्होंने की है। तो लक्ष्य जो है वो है कि दुखों से आगे निकलते हुए आदमी आनंद की ओर बढ़े, समरसता की। और आनंद कहाँ मिलेगा? समरसता में मिलेगा। तो यह सब चीज़ें, इनका दर्शन भी इन कविताओं से जुड़ता जाता है। तो आंसू से प्रारंभ हुई उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, और आंसू के भी 2 संस्करण थे। पहला 1925 में था और दूसरा 1933 में। उसके बाद आती है लहर। ये इनके कविता के विकास का एक तरह से मध्य बिंदु है, और 1933 में ये काव्य संग्रह प्रकाशित होता है। लहर में कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला, जैसे मैंने पहले उसमें बताया था कि पेशोला पिछोला झील को कहते हैं। प्रसाद जी ने पिछोला झील को सामने रखकर राणा प्रताप, जो वहाँ की स्वतंत्रता के एक प्रतीक हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के, मेवाड़ की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक माने जाते हैं, उनके माध्यम से फिर आह्वान किया है कि अंग्रेज़ों को भारत से मुक्ति दिलाने में लोग आगे आएँ, मेवाड़ के लोग भी आगे आएँ, क्योंकि बहुत सारे राजपूत राजाओं ने उस समय तक अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसीलिए शायद वो महाराणा प्रताप का आह्वान करते हैं, उसके माध्यम से आह्वान करते हैं कि अब कोई क्यों नहीं है। वो कहते भी हैं, कौन लेगा यह भार, यानी कि स्वतंत्रता दिलाने का भार अब कौन लेगा, क्या कोई नहीं है अब मेवाड़ में। तो ये ऐसी कविता है जो लहर में थी। ऐसे एक शेर सिंह का आत्मसमर्पण है, वो भी एक प्रसिद्ध कविता इनकी रही है। और उसके बाद इनका जो प्रसिद्ध काव्य है, जिनके कारण मैं कहता हूँ कि पूरी हिंदी कविता गौरवान्वित हुई, आलोकित हुई, विश्व में हिंदी कविता का नाम हुआ, प्रसाद का भी और हिंदी कविता का भी। और वो इनका काव्य संग्रह नहीं, उनका एक तरह से महाकाव्य कामायनी, जो 1935 में सामने आया। कामायनी छायावादी कविता की चरम उपलब्धि है। तो हमने एक बात देखी कि चित्राधार को आप अगर छोड़ भी दें तो झरना से छायावादी कविता का जो यात्रा आरंभ होती है प्रसाद की, वो कामायनी पर जाकर रुकती है। और इस विकास क्रम को देखने पर यह लगता है कि काव्य के गुणवत्ता में, काव्य के विकास में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रसाद और अधिक परिपक्व कवि के रूप में उभर कर सामने आए हैं धीरे धीरे। तो यह विकास यात्रा उनकी बड़ी आरोही क्रम में है, और कामायनी चरम पर है। पूरे छायावादी काव्य का, पूरे हिंदी कविता का कामायनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कामायनी 15 सर्गों में रची महाकाव्यात्मक रचना है, जिसमें कथातंतु क्षीण है, उतना स्पष्ट ढंग से नहीं आया। मानव के मनोजगत की स्थितियों का इसमें वर्णन किया गया है। एक तरह से मानव के विकास की यह कथा है। अगर देखें तो कामायनी के आमुख में प्रसाद जी ने लिखा भी था कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इतिहास के संदर्भ में अगर ये सांकेतिक अर्थ करते हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा ये 3 मुख्य पात्र हैं कामायनी के, और वो आगे प्रतीक के रूप में भी इसका उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि मनु अर्थात मन, और उसके दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से प्रतीक अर्थ लिया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि श्रद्धा हमारी
सात्विक प्रवृत्ति है, सात्विक है जो हृदय से उत्पन्न होती है, हृदय की भावनाएं हैं, और इड़ा हमारी बुद्धि है, बुद्धि का प्रतीक है, जो बौद्धिकता है हमारे अंदर, जो भौतिक विकास की जो प्रवृत्ति है वो इड़ा से हम द्योतित कर सकते हैं। तो इस तरह से वो रूपक, इतिहास में रूपक के उसकी बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन कामायनी का यह सरलीकरण ही है, कामायनी इससे भी बड़ी कविता है, इससे भी बड़े उसके लक्ष्य हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि इसकी शुरुआत ही बड़े बड़े अजीब ढंग से होती है। आपको ध्यान होगी शुरुआती पंक्तियाँ, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिरी के एक ऊंचे शिखर पर, और जो बैठा था कौन थे? मनु थे वो, और उनके लिए क्या कहा गया? भीगे नयनों से, और नीचे क्या देख रहे हैं वो? प्रलय प्रवाह। तो एक तरह से विनाश का मंजर उनके सामने है, और उस विनाश को देखकर उनके मन में करुणा उमड़ रही है, और उसके कारण उनकी आंखों में आंसू हैं। तो यहाँ से वो शुरुआत होती है कि ये अवसान, इस सभ्यता का अवसान कैसे हुआ, उस पर वो एक तरह से करुणाजनित पीड़ा से ग्रस्त हैं। लेकिन यही चीज़ आगे चलकर धीरे धीरे विकसित होती है, मनोजगत की भावभूमियाँ सामने आती हैं। पहला सर्ग कामायनी का चिंत्या है, चिंत्या के बाद आशा है, फिर श्रद्धा है, इस तरह 15 सर्ग चलते जाते हैं, और अंतिम जो सर्ग है वो आनंद का है। चिंत्या से आरंभ हुई है यह महाकाव्य, आनंद पर समाप्त होता है। इससे पहले रहस्य सर्ग आते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। मनोजगत का विकास, एक तरह से मानव मन का विकास जो है चलता रहता है, कि किस तरह से मानव का विकास हुआ, कैसे वो भौतिकता में, विलासिता में डूबा, फिर उसका विनाश हुआ, फिर नए सिरे से खड़े हुए, मानवता नए सिरे से विकसित हुई, और उसमें फिर वही द्वंद्व चलता है। उस द्वंद्व को दूर करने के लिए, जिसमें खासकर बौद्धिकता भी है, भौतिक विकास भी है, यांत्रिकता है, ये सब चीज़ें चलती हैं, भोग विलास चलता है। उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो उस तत्कालीन परिस्थितियों, युगीन परिस्थितियों को जोड़ते हुए कामायनी में मानवता के, यानी कि मानव चेतना के विकास को नई ऊंचाइयां दी हैं। और कहाँ पहुँचते हैं वो? आनंदवाद की ओर पहुँचते हैं, कि मनुष्य किस तरह से सुखी रह सकता है, और उसका उन्होंने संदर्भ दिया समरसता। और क्यों है यह जो द्वंद्व है, विचलन जो है, क्यों है मन में, क्यों अशांत है मनुष्य, उसके लिए उन्होंने एक, मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं उसकी, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। ज्ञान, क्रिया, कर्म यानी कि मनुष्य का, और इच्छा, भावना, उसकी बुद्धि और उसके कर्म, इन तीनों का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक मनुष्य जो है शांति और आनंद में नहीं जा पाएगा। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि समरसता की स्थिति लानी जरूरी। तो कामायनी का यह महान संदेश उसे एक महान कृति बनाता है। और जिस तरह से इसको रूपायन किया गया है, जिस तरह से इसकी अभिव्यक्ति की गई है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मानवीकरण विशेष रूप से है, प्रकृति का जिस तरह से वर्णन किया गया है, मानवीय भावों की सूक्ष्म व्यंजना जिस तरह से की गई है, वैसी व्यंजना हिंदी कविता में मिलना, अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। तो हम कह सकते हैं कि हर दृष्टि से कामायनी एक बड़ी काव्य कृति है। महाकाव्य इसे यूँ ही नहीं कहा गया है। तो यह प्रसाद जी की एक तरह से काव्य यात्रा है। तो हम दोबारा से अगर इसको हम कहना चाहें तो चित्राधार उनकी प्रारंभिक कविताओं का संग्रह जो 1918 में प्रकाशित हुआ। छायावादी कविताओं का उनका पहला संग्रह झरना है, जिसके 2 संस्करण आए। पहला संग्रह 1918 में, दूसरा 1927 में। तीसरा आंसू, बड़ा कामायनी के बाद अगर किसी काव्य की बात होती है तो वो आंसू की होती है बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इसमें किशोर वय का प्रणय और उसका दुख, उसकी वेदना जो है उभरती है, और इसलिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ। लोग आंसू को कंठस्थ याद कर लेते थे उस समय। तो आंसू के भी 2 संस्करण आए, 1925 और 1933। और उसके बाद लहर है 1933 में, और फिर कामायनी 1935 में। तो यह प्रसाद जी की छायावादी कविता की विकास यात्रा थी। इसके बाद आते हैं कालक्रम की दृष्टि से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1899 में इनका जन्म हुआ। देखिए 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है, और 1899 में निराला जी का, और 1961 में इनका देह अवसान होता है। निराला जी को उनके जीवन काल में वह श्रेय नहीं मिला, वह प्रसिद्धि नहीं मिली, वह मान्यता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी।
जिस तरह की उनकी काव्य राशि थी, जो उच्च मानदंड उन्होंने स्थापित किए, वो बाद में तो लोगों को स्वीकार्य हुए, लेकिन उनके जीते जी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। आलोचकों ने कई बार तो उनकी रचनाएं लौटाई हैं और इस बात को भी स्वीकार करते हैं। निराला की एक बड़ी खास बात है कि वे अपनी निजी जीवन को युग सापेक्ष रखकर कविता का अंग बना देते हैं, सबके एक तरह से सबके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनका दुख एक तरह से औरों का दुख बन जाता है। जैसे कामायनी में जिक्र किया था हमने, आंसू का आता था, कामायनी में वो आती है कि भाई सबके साथ मिलकर ही हम आगे चल सकते हैं। तो ये तो सारे छायावादी कवियों में है ही, लेकिन निराला में एक खास है कि उनका व्यक्तित्व उनकी कविताओं में साफ साफ नजर आता है। सबसे पहले इनकी कविता जूही की कली मानी जाती है। इसमें निराला जी ने ये मानी है, 1916 में प्रकाशित हुई थी। एक तरह से प्रेम का इसमें चित्रण है, प्रणय की कविता है ये। हो सकता है इसी कविता को लौटाया गया हो, क्योंकि उस समय ऐसी कविताओं के लिए हिंदी साहित्य में कोई स्थान नहीं था। द्विविध युग चल रहा था, जिसमें सामाजिक सुधार, नैतिकता और चरित्र उत्थान की जो बातें थी, उन पर शायद जूही की कली, उन मानदंडों पर जूही की कली ठीक नहीं लग रही थी, तो शायद इसी कविता को लौटाया। और भी अन्य कविताएं लौटाई गई होंगी। इसके बाद इनका जो पहला जो संग्रह आता है एक तरह से छायावादी कविता के संदर्भ में, वो है अनामिका। अनामिका के 2 संग्रह प्रकाशित हुए, 2 संस्करण, एक 1923 में और एक 1937 में। तो अनामिका से इनकी जैसे मैंने बताया था कि कामायनीकार प्रसाद की जो छायावादी कविताएं हैं वो झरना से देखने को मिलती हैं, उसी तरह अनामिका में ही इनकी निराला की कविताएं जो छायावादी रंगत की थी, वो अनामिका से मिलना प्रारंभ होती हैं। उसके बाद 1930 में परिमल इनका काव्य संग्रह आता है। उसके बाद ये लिखते हैं सरोज स्मृति 1935 में आती है, और राम की शक्ति पूजा 1936 में, और उसके बाद तुलसीदास 1938 में आती है। परिमल के बाद बादल राग है, और बादल राग के बाद गीतिका, एक गीतिका इनका काव्य संग्रह था 1936 में जो प्रकाशित होता है, और ये शायद इनकी छायावादी कविता की अंतिम संग्रह माना जा सकता है। अनामिका का जो द्वितीय संस्करण आया 1937 में, उसमें इन्होंने सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा को शामिल किया था। तो 3 इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। इसके अलावा इनकी जो मुक्त छंद की कविताएं हैं, निराला को मुक्त छंद का कवि कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद की एक तरह से कविताएं लिखना प्रारंभ किया, और इस कारण से भी शायद उनकी कविताओं का विरोध हुआ होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात थी उसमें कविता की मुक्ति की भी बात थी। जो स्वच्छंदतावाद भारत में आया था यूरोपीय साहित्य से, उसमें 2 बातें विशेष महत्व की थी। एक तो व्यक्ति स्वातंत्र्य, और दूसरा कविता की भी मुक्ति। कविता की मुक्ति किससे? छंदों से, रूढ़िबद्धता से मुक्ति। तो यह जो बात थी निराला की कविताओं में अक्षरशः लागू हो रही थी, और इसके लिए उन्हें काफ़ी विरोध सहना पड़ा। गीतिका जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उनकी एक कविता है वरदे वीणा वादनी वरदे, जो सरस्वती की एक तरह से वंदना है। उसको आज पूरा साहित्य जगत बड़ा मान देता है, और एक तरह से सौंदर्य के कवि निराला जी रहे हैं। राम की शक्ति पूजा में जिस मानव के संघर्ष को चित्रित किया गया है, वह उनका अपना संघर्ष है। जो विरोध राम को झेलने पड़ रहे हैं, वह उन्हें भी झेलने पड़े थे। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका व्यक्तित्व किस तरह से कविता के भीतर उतर आता है, और उसी से उनकी कविता एक प्रकाशमान पुंज बन जाती है, प्रकाश का पुंज बन जाती है। सरोज स्मृति कविता उनकी अपनी पुत्री के निधन पर लिखी गई थी। एक शोक गीत है एक तरह से ये है, और हिंदी में शायद ये पहला शोक गीत माना जाना चाहिए, और इतना उच्च कोटि का पहला और इतना उच्च कोटि का, तो यह निराला की काव्य प्रतिभा का ही एक बड़ा प्रमाण है आपके सामने। निराला ने 2 पत्रों का संपादन किया, समन्वय और मतवाला का, और मतवाला के संपादन में तो उन्होंने वो एक अपना एक छंद रचा था, दोहा रचा था, जो उस पर लिखते थे अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। और ये भी कहा जाता है कि इस मतवाला की तर्ज पर ही उन्होंने अपना नाम शायद निराला रखा था। इसके बाद जो तीसरे कवि हैं
वो हैं सुमित्रानंद पंत, जिसको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत का जन्म 1900 में हुआ, प्रसाद का 1889, निराला का 1899 और पंत का 1900। तो यह इनका कालक्रम है और 1977 में इनका देहावसान हुआ। उच्छ्वास इनकी पहली रचना है, जिसको छायावादी कविता हम मान सकते हैं। 1920 में यह प्रकाशित हुई थी यह कविता, और उसके बाद इनके काव्य संग्रह आया ग्रंथि 1920 में, और उसके बाद फिर आया वीणा 1927, यानी उससे पहले पल्लव 1926 में प्रकाशित हो गया था। कहते हैं कि वीणा इन्होंने पहले लिख दिया था, लेकिन प्रकाशन इसका 1 साल बाद हुआ। तो पल्लव को 1926 में आप ले सकते हैं, और वीणा को 1927, फिर गुंजन 1932 और फिर युगांत 1936। तो युगांत तो एक तरह से छायावाद का अंत की घोषणा करता है, और पल्लव में इन्होंने एक लंबी भूमिका लिखी है, जिसमें शायद छायावादी तत्वों की इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। और उसके बाद फिर युगवाणी है, वाणी है, पतझर है, ग्राम्य कविताएं हैं, ये सब चीज़ें आती हैं जो बाद की हैं। निराला का जैसे मैंने बताया था कि जो अपने प्रसाद हैं उनका विकास आरोही क्रम में है छायावाद की दृष्टि देखें तो, और निराला का जो विकास है वो आरोह और अवरोह से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। तो कह सकते हैं कि छायावादी कविताओं में कभी उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, कभी फिर थोड़ा नीचे लुढ़क जाते हैं। तो इस तरह उनकी कविताओं का विकास देखा जा सकता है। लेकिन पंत की जो कविता का विकास है वो आरोह है, पहले बढ़ते हुए क्रम में है, और फिर वो कविता के लालित्य से स्खलित होते हैं, क्योंकि उन पर विचार प्रधान हो जाता है। माना जाता है कि वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, मानवतावाद से प्रभावित हुए, और उस तरह से विचार उनकी कविताओं में आने लग गए थे, और वहाँ से कविता स्खलित हो गई। तो एक तरह से आरोह और फिर उसके बाद अवरोहात्मक उनका विकास क्रम माना जाता है। तो ये जो युगांत के बाद जो इनके संग्रह हैं, युगवाणी, वाणी, पतझर वगैरह, ये सब युगवाणी, ये सब इनकी बाद की कविताएं हैं। छायावादी कविताएं तो आप मान सकते हैं कि पल्लव 1926, वीणा 1927 और गुंजन 1932, यही कविताएं हैं। मूलतः पंत जो है प्रकृति के कवि हैं। प्रकृति का उन्होंने जिस तरह से वर्णन किया, सुरम में चित्रण किया है, वह बड़ा आकर्षित करता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का जिस तरह से उन्होंने उपयोग किया है, बड़ा ही अच्छा बन पड़ा है, सुंदर बन पड़ा है। जब भी प्रकृति की कविताओं की बात होगी, पंत की कविताओं का उसमें जरूर उसमें जिक्र आएगा। और मैं कहता हूँ कि सिरमौर रहेंगे वो। कुछ कविताएं उनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई, जैसे परिवर्तन है, नौका विहार है, और युगांत में तो एक वो लाइन मैं आपको वो पंक्तियां सुनाना चाहूँगा, जिससे ये लगता है कि भाई छायावादी कविता के दिन गए और नया युग आ रहा है। तो उसके लिए वो कहते हैं, युगांत में ही कोई कविता है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमपात पीत मधुपात भीत, तुम वीतराग जड़ पुराचीन, झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन, अंध नीर के रूढ़ रीति धन। इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, केवल भाव समझिए कि किस तरह से उन्होंने एक युग का अंत कर दिया, यानी कि छायावाद युग का अंत उन्होंने अपनी युगांत कविता से कर दिया। परिवर्तन कविता भी आई और नौका विहार भी आई। ग्राम्य में एक और पंक्ति है कि जिससे लगता है कि उनके ऊपर विचार हावी हो गए थे। ग्राम्य में कविता की जो लाइन है वो देखिए, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। अब वो सब चीज़ें छूट गई जो पहले अलंकृत कर रहे थे, और छायावादी कविता में जिस तरह की एक सौंदर्य में अभिव्यक्ति थी वो धीरे धीरे छूट रही थी, उस पर विचार हावी हो रहे थे। तो पंत का ये विकास अलग तरह का है। और उसके एक और मैं बताना चाहूँगा कि युगवाणी में शायद वो पंक्तियाँ, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। पुराना सब नष्ट हो जाए, जो भी पुराना हो चुका है, जिसकी अब उपयोगिता नहीं रहेगी, वे सब नष्ट हो जाएं। ये सब चीज़ें वो अपनी कविता में कह रहे थे। ये उनका दूसरा विकास। इसका हम छायावादी कविता की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन छायावाद की अगली पड़ाव पर पंत का जो विकास है उसकी दृष्टि से इनको हम उल्लेख कर सकते हैं। तो पंत प्रकृति की दृष्टि से, प्रकृति की, जैसे इन्होंने ताज कविता लिखी थी, बापू कविता लिखी थी, ये सब चीज़ें आती रहती हैं बीच बीच में। तो प्रसाद और निराला के विपरीत ये प्रकृति के सानिध्य में अधिक रहते हैं। प्रकृति चित्रण को, प्रकृति के सौंदर्य को ही अधिक मानते हैं, नारी सौंदर्य से अधिक मानते हैं। आपको वो पंक्तियाँ ध्यान होंगी कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जगत को।
तो कहते हैं कि भाई प्रकृति के आगे वो सब उनके आगे फीका था। उसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म 1907 में है और 1987। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा पंत के उसमें, कि पंत को उनका एक काव्य था, महाकाव्य मान सकते हैं उसको, चिदम्बरा, उसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय भाषाओं के साहित्य में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा, उनकी काव्य कृति है, उसके लिए पुरस्कार मिल चुका है। तो महादेवी वर्मा की हम बात कर रहे थे। महादेवी वर्मा के 4 जो संग्रह हैं, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936। इन चारों काव्य संग्रहों को संकलित कर 1940 में यामा नाम से प्रकाशित करवाया। और आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि इस यामा पर ही उनको भी क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर और महादेवी वर्मा को यामा पर। यामा 1940 में संग्रह आया था, जिसमें 4 काव्य संग्रह शामिल थे, उनकी कविताएं शामिल थी, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। एक और संग्रह इनका था दीप शिखा। दीप शिखा इनका अंतिम संग्रह माना जाता है। तो एक तरह से दुख अंधेरे से शुरू करते हुए ये लोग प्रकाश की ओर चलते हैं। राम की शक्ति पूजा भी ऐसी कविता थी, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। वो भी अमावस्या की रात्रि से वो अपना अंधकार से शुरू करते हैं, और होगी जय वाली जो बात है, शक्ति उनके वदन में लीन हो जाती है, तो वहाँ वो ख़त्म करते हैं। ऐसे ही कामायनी का है, चिंता से शुरू होता है और आनंद पर ख़त्म होता है। आंसू भी ऐसा ही है, निजी दुख से शुरू होता है और मानवता का दुख बनकर उभरता है, कल्याण की भावना से वो संवलित हो जाता है। तो ये छायावादी कविता की खास चीज़ें हैं। तो महादेवी वर्मा के काव्य में दुख आपको मिलेगा। और कई बार ऐसा लगता है कि महादेवी वर्मा क्या सचमुच ऐसी दुखी थी क्या? जी नहीं, भौतिक साधनों की दृष्टि से महादेवी वर्मा को कोई दुख नहीं था। जिस तरह का दुख आपको सांसारिक उसमें नज़र आता है, वैसा दुख महादेवी वर्मा को नहीं था, किंतु कुछ चीज़ें थी जो जिससे उनको दुख प्रिय हुआ। एक तो युगीन परिस्थितियाँ ऐसी थी, और दूसरा एक स्त्री की जो स्थितियाँ थी, महादेवी वर्मा शायद उससे बहुत ही प्रभावित थी। उनके आसपास जो महिलाएं थी, जो महिलाओं की स्थिति वो देख रही थी, वो एक तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई महिला, दुख की अभिव्यक्ति नहीं करने वाली महिलाएं, मन ही मन में उस दुख को सहन करने वाली महिलाएं उनके सामने रही होंगी, और इसीलिए शायद उनको दुख इतना प्रिय हुआ। खुद को कभी कोई अभाव के कारण दुख नहीं रहा, लेकिन जो दुख उन्होंने महसूस किए औरों के, देखा अपने आसपास, वो उन्होंने उनके अंदर समा गया, और ऐसा लगा जैसे दुख ही उनको प्रिय रहा। और वो कविता भी आती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, और कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। और इसी तरह वो कहती हैं विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ने कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये बड़ी प्रसिद्ध कविताएं उनकी हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो दुख, लेकिन इनका दुख करुणा में पर्यवसित होता है, करुणा में बदल जाता है इनका दुख, सभी का ही, खासकर महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा की कविताओं में रहस्यवाद की जो गूंज सुनाई देती है, वो उनके अपने दुख से ही उत्पन्न है। कई बार लगता है कि वो अलौकिक प्रीतम के प्रति वो कर रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है वो सरलीकरण होगा, उनकी कविताओं से न्याय नहीं होगा। ऐसा आभास होता अवश्य है, लेकिन जिस दुख की वो बात कर रही हैं वो उनके अपने मन में ही है, मन से ही वो उसको जोड़ती हैं। स्त्री पर जो बंधन थे, स्त्री की जो एक तरह से स्वतंत्रता थी, वो उनको कतई स्वीकार्य नहीं थी, और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप शायद ये सब चीज़ें, ये कविताएं उनकी आई हैं। और वो कहती भी हैं मिलन का नाम मतलब मैं विरह में चिर हूँ। और कविता एक है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये सब चीज़ें आती हैं। तो रहस्यवाद भी अगर है तो वह भी लोक कल्याण की भावना से संपृक्त है। तो ये सब हैं महादेवी वर्मा जी की कविताएं। ये 4 कवि ही प्रसिद्ध रहे हैं हमारे। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 से 1990, ये भी छायावादी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। कुछ संग्रह इनके हैं, रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा। इसके बाद उदय शंकर भट्ट हैं 1898 से 1966, इनके राग का मानसी, विसर्जन और युगदीप ये संग्रह हैं। और एक और कवि हैं जिनको छायावाद में गिना जाता है, मोहनलाल महतो योगी। लेकिन ये
प्रतिनिधि कवि नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट और मोहनलाल महतो योगी ये गौण कवियों में ही इनका नाम आता है, छायावादी कवियों में इनका, प्रसिद्ध कवियों में इनका नाम नहीं आता। अब एक और बिंदु पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि छायावाद के प्रवर्तक आखिर किसे माना जाए। तो छायावाद के प्रवर्तक के विषय में बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रसाद को ही यह श्रेय दिया जाना चाहिए। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि उच्छ्वास 1920 में जो कविता पंत की थी उससे माना जा सकता है, तो पंत को यह श्रेय मिलना चाहिए। कुछ लोग माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से उपनाम था उनका, उसको ही मानने लग जाते हैं। और आचार्य शुक्ल मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। मुकुटधर पांडे के लेख में छायावाद का उल्लेख है, हिंदी में छायावाद उनका लेख था, तो उसके आधार पर हम मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक नहीं मान सकते। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि जिस तरह की छायावादी प्रवृत्तियों का विकास प्रसाद में दिखाई देता है और चरम वहीं जाता है कामायनी तक, तो प्रसाद को ही एक तरह से लगता है कि प्रसाद ही ऐसे एक कवि रहे हैं जो किसी अन्य प्रवृत्ति में नहीं विचलित हुए, नहीं गए। तो इस दृष्टि से प्रसाद को ही अगर हम माने तो उचित रहेगा छायावाद का प्रवर्तक। तो ये प्रवर्तक की बात थी। आज बस इतना ही। छायावादी काव्य की विशेषताओं के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।